वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका। छात्रों ने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामला योगी जी के पास गया। जब योगी जी ने वक्फ बोर्ड से कागज मांगे तो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया। लेकिन अब छात्र अड़ गए हैं। आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं, सबके लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और सबके कागज चेक किए जा रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड दावा करने से पहले 100 बार सोचेगा। जय हिंद। जय श्री राम। जैसे मैंने कल कहा था कि हमारी राजमाता ताराबाई के जीवनी का ये राम राजे को कैद करना आखिरी षड्यंत्र सिद्ध होने वाला था। ताराबाई ने सितंबर में किले पर अधिक प्रमाण में शेख मियाँ से बारूद, तोप गोले, बंदूकें वगैरह ज़्यादा मात्रा में मंगवाई। ऊपर महल में राम राजा की 2 रानियाँ थी, अपने बच्चों के साथ थी, महल में ही रहती थी। लेकिन हम नज़रबंद उन्हें कह सकते हैं कि बिकॉज महल के बाहर पूरा बंदोबस्त ताराबाई ने कर रखा था। उसी साल कार्तिक में यानी नवंबर में छत्रपति राम राजे शनि शिंगणापुर और बनेश्वर में देव दर्शन करके सांगोला से सातारा लौटे। गोविंद राव और रामचंद्र पंत, इन दोनों को पहले ही षड्यंत्र का अंदाजा लग चुका था, लेकिन पूरी तरह से उनको मालूम नहीं था कि आगे दिसंबर में क्या होने वाला है। लेकिन अंदाजा तो आ गया था। अपने दादी के साथ राम राजे का जो वितुष्ट था वो शाहू महाराज के निधन के कुछ ही महीनों में बढ़ने लगा था और ये इन अधिकारियों को दिखने लगा था। लेकिन कारण हमारा भोला राम राजा नहीं था। वो तो अपनी दादी की भक्ति करता था, क्योंकि दादी के वजह से ही गद्दी पे बैठने का उसको चांस मिला था। कारण था ताराबाई की सत्ता की लिप्सा, लालच उसे शांत नहीं रख पा रही थी। पंत ने तो सदाशिवराव को स्पष्ट तौर पे इन दोनों से अलिप्त रहने का सुझाव दिया है, बिल्कुल, कि भाई ये कौटुंबिक कलह है, इसमें मत पड़ो। वहाँ नाना की अनुपस्थिति में सदाशिवराव का प्रत्यक्ष सातारा के राज्य कारभार में दखल देना नाना को भी खटक रहा था, लेकिन उसने वहाँ धीरता दिखाई है। सदाशिवराव तो बिल्कुल युवा था, मन से और तन से दोनों से वो फौजी ही था, बिल्कुल अपने चाचा बाजीराव की तरह। अब इस सातारा दरबार में नाना पेशवे का प्रभाव राज दरबार में जिस तरह से बढ़ते जा रहा था, राजमाता हमारी अस्वस्थ होना स्वाभाविक है। ये सब उसकी ये चाहत थी, लेकिन उसे नहीं मिली थी। पेशवा के प्रभाव में तो राम राजे भी थे और पूरी तरह से थे। अब किसी भी तरह पेशवा और राम राजे ये जोड़ी को उसको तोड़ना था, तो राम राजे को किले पे वो लाने के लिए बेचैन हो गई। अब इसमें मैंने जैसे कल कहा कि पहले ही किलेदार और किले के ऊपर जितने भी हुजूरे थे यानी सेवक लोग थे, उनके हाथ में तुलसी पत्र रख के उसने कसम दिलवा दी थी, ये तो मैंने बताया। अब क्या हुआ, किलेदार और एक उसका कारभारी था पुराणिक, अब इन दोनों को उसने मध्यस्थ बनाया और शहर भेजा नीचे सातारा। दोनों राम राजे से मिले, उन्होंने फिर अपनी कहानी गढ़ी, राम राजा के सामने रोना शुरू किया कि ताराबाई के व्यवहार से हम बड़े चिंतित थे, किंतु वो किसी की बात अब नहीं मानती, हम ज़्यादा उसे समझाने में असमर्थ है। आप ही उसे समझाने और किले के नीचे शहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। अपितु स्वामी से प्रार्थना है कि वह अपने मातुश्री के दर्शन हेतु किले पर आने की कृपा करे। ये होती है मित्रों नौकरशाही। भाई सामने वाला कोई भी हो, इनकी ताकत होती है कि उसको बोतल में उतारना, बस उनको बख्शिश ही योग्य मिलनी चाहिए। हर एक को ये नौकरशाह
बोतल में उतार सकते हैं। बस काम हो गया इन दोनों का। 23 नवंबर को राम राजे किले पर गया। अब किले पर गया, दर्शन बिर्शन किया, मातोश्री से मिलने के लिए उनके महल में गया। वहां पे ताराबाई ने उसे बिठाया, लेकिन खासगी में बिठाया। खासगी यानी सिर्फ ताराबाई और राम राजे ये दोनों ही अंदर खाने चले गए। वहां पे ताराबाई ने उसे हर प्रकार से नाना विरोधी बातें बता के मनवाने की बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की। लेकिन ताराबाई के लाख मनवाने के बावजूद राम राजा सारी बातों को नकार कर दिया। राम राजा बिल्कुल नहीं माना। राम राजा वहां महल से उठा, किले के नीचे जाने के लिए हवेली से निकलने लगा। लेकिन वहां पे किलेदार की अजीब गतिविधियां देखकर उनके जो बॉडीगार्ड थे, हमारे खंडेराव दाभाडे और उसके साथ 8 लोग थे। खंडेराव वहां पे उसको अजीब लगा उनकी किलेदार की गतिविधियां, और वो सावध हो गया। उसने तुरंत निर्णय लेके राम राजे को पूरा घेर दिया और अतिरिक्त सुरक्षा मंगवा के नीचे सातारा शहर ले गया। दूसरे दिन थी चंपा षष्ठी। अब चंपा षष्ठी का तो पवित्र दिन होता है, आपको मालूम है। हमारे जेजूरी में खंडोबा का तो बड़ा उत्सव होता है चंपा षष्ठी पे। अब वहाँ मंदिर में उनको ताराबाई से बुलावा आ गया। अब मंदिर में जाना है, पूजा करना है, तो भाई हमारा ये भोला मासूम और देवी के सामने जागरण करते उसने 17 साल गुजारे थे, तो उसको तो ऊपर जाना ही था और अपने पपौत्र होने का फर्ज उसको निभाना था। तो राम राजे नीचे सातारा शहर से किसी को बिना बताए किले पर चले गए। अब अंदर नीचे जब महल में पता चला तो हमारे बापूजी खंडेराव, उनको भनक लग गई कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तुरंत किले पे निकल गए। वहाँ मुख्य दरवाजे पे पहुँचे, लेकिन मुख्य दरवाजे पे अंदर प्रवेश करने के लिए वहाँ के सेवकों ने मना कर दिया। खंडेराव वहीं खड़े रहे। अंदर क्या हुआ? अंदर राम राजे पहुंचे, पूजा हो गई, जो कुछ वो लोग करते हैं, वो जागरण वाले, वो हो गया। उसके बाद प्रसाद हो गया। प्रसाद होने के बाद ताराबाई ने फिर अपने महल में राम राजे को बुलाया। वहाँ भी बहुत रोकने की कोशिश ताराबाई ने की, लेकिन राम राजे टस का मस नहीं हुआ। राम राजे वहाँ उसके महल से निकलकर किले के प्रवेश द्वार पे आ गए। अब राम राजे को भी किलेदार ने रोका और उसको राम राजे को ताराबाई के आदेश से अवगत करवाया। क्या था आदेश? ताराबाई का स्वच्छ और स्पष्ट आदेश वहां पे था, कोई भी किसी भी परिस्थिति में राम राजे को वहीं रोकना है। किले के बाहर उसे जाना मनाही है। अब किलेदार पड़ा हुकुम का शिलेदार, उसको तो हुकुम मानना है। राजमाता का क्या करता बेचारा। यहाँ पे राम राजा को बड़ा दुख हुआ कि भाई मुझे ताराबाई ने इतनी मिन्नतें की रुकने के लिए, मैं नहीं रुका। ताराबाई को आदेश देना पड़ा कि भाई इसको मत छोड़ो। तो उसका मन थोड़ा विषण्ण हो गया। क्या करता, मासूम और प्रेम भरे भाव थे राम राजा के। बस फिर लौट के किले पे महल में वापस लौटा। यहाँ मित्रों, राम राजे ने ना कठोरता दिखाई, ना धैर्य दिखाया, ना चातुर्य दिखाया। और भी एक कारण गढ़ा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर उसकी दोनों पत्नियां अपने बच्चों के साथ थी। बस हिल गया। क्या करता, चुपचाप महल के अंदर निकल गया। यहाँ बाहर तुरंत ताराबाई ने महल के बाहर सशस्त्र बंदोबस्त वहां पे कर डाला, खड़ा पहारा दे डाला। वहां प्रवेश द्वार के बाहर खंडेराव शाम तक रुका हुआ। खंडेराव वहीं बैठा रहा।
लेकिन फिर रात हो गई तो खंडेराव खाली हाथ नीचे शहर में आ गया। सोचिए मित्रों, सोचिए थोड़ा सा। थोड़ा सा राम राजा अगर थोड़ा जोर दिखाता ना उस समय, तो उल्टा ताराबाई कैद हो जाती 100%। क्योंकि 1707 से सारे अधिकारी, पेशवा वर्ग, सारी मराठीशाही के प्रमुख सरदार सभी जानते थे और सभी उसके ये लालची स्वभाव से परिचित थे। लेकिन सारे चुप बैठे। अब क्या करते? राजमाता जो थी। मुझे लगता है मित्रों, अगर आप अपना गुडविल है ना, अपने कर्म जो, कुकर्म नहीं सुकर्म जो है, ये आप एफडी से जोड़ दो, तो मुझे ऐसे लगता है कि ताराबाई का इतिहास है ना, ये उसकी एफडी थी। औरंग्या जैसे दुर्दांत दरिंदे इस्लामी भांड भी बहुत शालीन शब्द है, इस्लामी भेड़िए को कब्र में लात मार के उसने ढकेला था। ये सबसे बड़ी खुद की एक एफडी उसने जमा की थी, ऐसा मेरा मानना है ताराबाई की। लेकिन बेटा मनुष्य है, क्या करते? आपका जो इतिहास है और आपने इतिहास में दिखाया जो कर्तृत्व है, पराक्रम है, वो कर्म आपके कितने दिन काम आता है बताइए? एफडी कहीं ना कहीं तो खत्म होने के कगार पे आई ना, जैसे अभी आई थी। 76-77 साल की उम्र में भी आपको षड्यंत्र करने का सूझ रहा है, बताइए? जीवन में मित्रों, आप एक पुण्य काम कर, और एक पुण्य काम करके अगर जीवन ही भर उसके आधार पे 100 पाप करोगे तो क्या होगा बताइए? राम राजा 24 नवंबर 1750 को सातारा शहर के पास अजंक्य तारा किले पे कैद कर लिया गया। इस तरह से कैद किया, वो तो मैंने आपको बताया लास्ट एपिसोड में। लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि राजगद्दी से हटाया गया, अब कैद किया गया वो आगे की सुनो। 13 साल के बाद 1750 नवंबर में उसको कैद किया, और 13 साल के बाद उसने फिर एक बार अपनी राजगद्दी संभाली। राजगद्दी संभालने की तारीख थी 28 मार्च 1763, पानीपत के बाद। ये पुरुषार्थ होता है। आप देखिए, 13 साल वहां एक महल में रानियां बच्चों के साथ मौज मस्ती करता रहा। 13 साल, 13 साल कम नहीं होती है भाई, 13 साल तो एक तप हो गया। इसमें तो शिष्य गुरु बन के बाहर निकलता है। ये हमारा मूर्ख राम राजे 13 साल, अच्छा 63 में तो दादी भी नहीं रही थी, दादी भी गुजर चुकी थी, लेकिन ये तभी भी कैद था। दादोबा पुरंदरे, प्रतिनिधि, यमाजी, शिवदेव, अब ये तीनों उसके साथ थे। राम राजा, क्योंकि ताराबाई तो गुजर चुकी थी, लेकिन राम राजा मूलतः कर्तृत्वहीन था, मूलतः कर्तृत्वहीन था। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि राम राजा पेशवे को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले ना, उसके प्रभाव में पेशवे कभी नहीं आने वाले थे, क्योंकि इतने साल तो उल्टा हो रहा था और यही चलने वाला था। राज्य कारभार की दृष्टि से पेशवे अब ज्यादा स्वतंत्र होते गए, और जैसे जैसे ताराबाई की उम्र बढ़ती गई, ये नवनिर्वाचित जो 9 प्रधान थे, अब वो भी कहाँ बूढ़ी राजमाता का सुनने वाले थे, तो वो भी उससे दूर थे। सारा व्यवहार मित्रों, राज्य कारभार का, मराठीशाही का व्यवहार अब पुणे शनिवारवाड़ा से होता है। शनिवारवाड़ा नहीं, एक विश्राम बाग करके नया उन्होंने एक दफ्तर बनाया, पूरे लकड़ी का 5000 स्क्वायर फुट का विश्राम बाग है। आज पुणे महानगर पालिका के अंदर दफ्तर है, यानी अभी भी विश्राम बाग का उपयोग हो रहा है।
एएसआई की वास्तु में वो नहीं चला गया, अभी भी काम आ रहा। पूरे लकड़ी का विश्राम बाग पेशवा का दफ्तर था, आज पुणे महानगर पालिका का भी दफ्तर है। क्या बात, 5,000 स्क्वायर फुट भाई साहब, 5,000 स्क्वायर फुट का लकड़ी का 3 मंजिला इमारत कम नहीं होता। और अभी भी बड़े जबरदस्त ठीक ठाक महानगर पालिका ने भी अच्छी तरह से रखा है। हालांकि डे 1 जब से विश्राम बाग की निर्मित हुई वो वहाँ पे उपयोग में लाना शुरू हुआ, आज भी उपयोग में। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वहाँ पे पड़ा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रशासकीय कामकाज वहाँ पे लगातार होते गया है। अब पेशवा और हमारे ये नवनिर्वाचित प्रधान जो थे, अब उनको रामराजे तो कैद था, लेकिन उनको निष्कासित करने की हिम्मत भी हमारी ये बूढ़ी राजमाता ताराबाई नहीं कर सकती थी। बताओ, हिम्मत ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ताकत से आती है और ताराबाई के पास अब ताकत ही नहीं बची थी। और ये तो पहले दिन से सिद्ध था, जब से उसका विवाह हो गया राजा राम से, उसी दिन से ये प्रूव हो गया था कि प्रशासकीय कामकाज में पहले दिन से ताराबाई मंद बुद्धि साबित हुई थी। ये प्रूव हो चुका था। और यही मित्रों वजह है कि शाहू महाराज ने पूरा सम्मान देने के बावजूद उसे दरबार के व्यवहारों से काफी दूर रखा, कायम दूर रखा। रामराजे कैद के बाद ये हमारी माता रुकी नहीं। अब उसका फोकस बाबूजी नाइक के पास ऊपर। अब बाबूजी नाइक के जरिए ताराबाई ने सलाबत जंग का एक दीवान था, निजाम हैदराबाद वाला, रामदास पंत उसका नाम, उससे बाबूजी नाइक ने संपर्क किया। अब रामदास पंत को ये लालच दी गई कि भाई अगर तू हमारे साथ आता है तो तेरे भांजे को हम पेशवे पद दे देंगे। बताओ, रामदास पंत के भांजे को ये पेशवे बनाने चली थी, लेकिन जो हमारे पेशवे थे उनसे सलाह करती, मशवरा करती, उनके साथ बैठती सामने कि भाई क्या प्रॉब्लम है वो बताती, लेकिन नहीं, घर वाले को लात मार के भगाने की कोशिश कर रही थी और बाहर वाले को अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। रामदास पंत का हो गया। दमाजी गायकवाड़ को पता नहीं क्या प्यार था, दमाजी गायकवाड़ भी शायद इसको माँ ही मानता होगा, क्योंकि हर बार अपनी जीवनी में दमाजी ताराबाई के साथ हमको दिखा है। तो वो भी सातारा बुलाया गया था। वहाँ तळेगांव में यशवंतराव का तो मैंने बताया कि वो तो मदिरा पान में वो पूरा धुत पड़ा रहता था। लेकिन उसके निधन होने के बाद हमारी उमाबाई दाभाडे भी अब मराठेशाही में सक्रिय राजनीति में लौटी थी। इसका प्रभाव मैंने आपको पहले दाभाडे का जो एपिसोड है उसमें बताया है। अब आगे जाते जाते उमाबाई का भी मैं बताने वाला हूँ। अब नया एक चक्कर सुनो इन लोगों का। इनका फोकस फिर रघुजी पे आ गया। भाई 1750 के बाद फिर एक बार रघु जी को मुगल सरदार बनाने की ये लोग कोशिश करने लगे। 2.5 साल तक ये घिनौना खेल इन लोगों का चलता रहा। और राम राजा हमारा महल में क्या कर रहा था? राम राजा प्रेक्षक बन के सब देख रहा था, अपने दोनों बीवी बच्चों के साथ मौज कर रहा था। कितना क्या आदमी है यार ये। मैं आपको मित्र बताऊं कि कर्तृत्वहीन मनुष्य जो होता है, और अगर वो बिना आत्मविश्वास के हो तो उसमें पुरुषार्थ कभी आता नहीं है। मैंने तो जीवनी भर जितना भी मेरा अनुभव है वो यही कहता है।
एक तो कर्तृत्वहीन मनुष्य होगा, उसको आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होगा, और आत्मविश्वास अगर नहीं होगा तो उसमें वो पुरुषार्थ दिखाएगा कब दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। और ऐसे इंसान को आज की भाषा में धरती का बोझ कहते हैं। शायद मेरी भाषा शालीन नहीं है, क्योंकि जो भी हो हमारे छत्रपति थे, लेकिन क्या करूं यार, जिंदगी में एक काम राम राजे ने नहीं किया, एक काम। रोज सिर्फ छत्रपति की पगड़ी और टोपी, ये पगड़ी और तलवार लेके गद्दी पे बैठना है, और शाम रात हो गई, नींद आ गई तो सोने के लिए जाना है। बस राम राजे ने इतना किया। मैं क्यों उसका कैसे कर सकते हो बताइए आप? हाँ, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, सबको मालूम है। अपना पुरुषार्थ कलाइयों की ताकत से इस दुनिया में सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, कोई कटोरा लेके आप घूम नहीं सकते कि भाई मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट करो। वो तो आप 100 कर्म करोगे तो पहले पहले अच्छे कर्म के लिए आप पे फूल बरसाएंगे और आपका रिस्पेक्ट होगा। ये दुनिया की रीत है। अब अगर अपनी ताकत से अपना पुरुषार्थ जो बंदा सिद्ध करता है ना, तो पूरे आसमंत में किसी की हिम्मत नहीं है कि चाय वाला कह के टोक दे या निर्वस्त्र ना करे। करते भी हैं, लेकिन उनकी औकात कीड़ा मकोड़े से ज्यादा नहीं है, तो मैं उनको टेंशन नहीं देता। वो सियार मालूम है आपको? सियार का आपने देखा होगा कि सियार कभी क्या कहते हैं ग्रेप्स को, अनार, चलो सियार अनार को हमेशा टोकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिंदगी भाई मेरी गुजर जाएगी, लेकिन मेरी छलांग वो ग्रेप्स तक, अनार तक जाने वाली नहीं है क्या? तो अब क्या करे? 2 अनार को गाली जम के दे दो भाई, जीवन ही भर दे दो। सीरियस मोड पे आते हैं। ये जो 51, 52, 53 का मित्रों, ये जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें एक दुर्भाग्य है। ये जो 3 साल, 2, 2.5, 3 साल का जो है इतिहास, ये इसका पत्र व्यवहार ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो तथ्य हम ज़्यादा आपको हमारे पास है ही नहीं, बस सुनी सुनाई बातें हैं। अब विश्वास तो कड़िया जोड़ जोड़ के विश्वास तो रखना ही पड़ता है ना? अपना होळकर हो गए, दाभाडे हो गए, चिटनीस हो गए, सभासद हो गए, अब इनकी जो बखर लिखी है, इनका जो तात्कालिक लेखकों ने इतिहास लिखा है, वो जोड़ने की अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जोड़ते जोड़ते तथ्य ज़्यादा मेरे पास नहीं है। हर बार मैं आपको कहूँगा कि इसका पत्र व्यवहार मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी जो भी पत्र व्यवहार अवेलेबल है वो तो मैं आपको पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी 2-3 और महापुरुष है, उनके बारे में कल बताऊंगा। वंदे मातरम।